Hey guys, welcome back to my channel. So in this lecture, we are going to discuss about research hypothesis and assumption. And if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's start our lecture. So let's start with the hypothesis. So hypothesis आपका बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप अपने दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल जिनको आप स्टडी कर रहे हो उनके बीच का एक एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आप गेस करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड योर हाइपोथेसिस. Hypothesis help to translate the research problem and objective into prediction of the expected result or outcome of the research study. So basically जो एक hypothesis होती है वो आपको हेल्प करती है कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को और ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट कर सके एक प्रिडिक्शन में कि क्या रिजल्ट आ सकता है आपकी जो रिसर्च स्टडी है उसका. और एक क्लियरली स्टेटेड हाइपोथेसिस में आपके वेरिएबल्स आते हैं जिनको आप मैनिपुलेट करने वाले या मेजर करने वाले हैं. फिर आइडेंटिफाइज द पॉपुलेशन टू बी एग्जामिन्ड और उसमें पॉपुलेशन आती है एंड इंडिकेट द प्रपोज्ड आउटकम फॉर द स्टडी. और उसके बाद जो भी आपका आउटकम आने वाला होगा दैट प्रिडिक्शन ये आपके हाइपोथेसिस में आता है. तो बेसिकली 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है दैट इज़ योर वेरिएबल, पॉपुलेशन एंड द प्रपोज्ड आउटकम. देन हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक थ्योरी बिल्ड करने वाले होते हैं तब. सो हाइपोथेसिस सेंट्रल टू रिसर्च. तो ये आपका फॉर्मेट होता है रिसर्च में. सबसे पहले आस्क अ क्वेश्चन, फिर आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, देन आप हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, देन उसके बाद आप उसे एक एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करेंगे, फिर आप अपने रिजल्ट को एनालाइज करेंगे. तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी दैट इज़ योर या तो आपकी हाइपोथेसिस राइट होगी या आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग होगी. और उसके बाद आप अपने रिपोर्ट करेंगे रिजल्ट्स को. अगर आपकी हाइपोथेसिस गलत है तो आप फिर से अपने हाइपोथेसिस के बारे में सोचेंगे एंड देन आप हाइपोथेसिस के बाद के प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट करेंगे. So definition of hypothesis. Hypothesis is a tentative prediction or explanation of the relationship between the variables. It implies that there is a systematic relationship between an independent and dependent variable. So hypothesis आपकी एक prediction या एक explanation है जिसमें आप अपने 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप शो करते हैं. इसमें आपका एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप होगा एक इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में. ये आपका हाइपोथेसिस शो करता है. हाइपोथेसिस इज अ shrewd guess or inference that is formulated and provisionally adopted to explain observed fact or condition and guiding further investigation. So hypothesis आपको एक तरीके का guess है या प्रिडिक्शन है जब आप जिसको आप फॉर्मुलेट करते हैं इसमें बेसिकली कि जो आपके फैक्ट हैं या कंडीशंस हैं आप उनको एक्सप्लेन कर सकें और आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं आप उसमें भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस enables the researcher to objectively investigate new areas of discovery, thus helps in theory building. So hypothesis सबसे पहले क्या करता है, रिसर्चर की हेल्प करता है कि वो न्यू एरियाज जो हैं डिस्कवरी के उनमें अपना इन्वेस्टिगेशन करे. तो ये थ्योरी बिल्डिंग में हेल्प करता है. सेकेंड, हाइपोथेसिस जो है आपकी रिसर्च स्टडी के लिए ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. एंड थर्ड, हाइपोथेसिस जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको डायरेक्शंस भी प्रोवाइड करता है कि आपको किस फील्ड में वर्क करना है. हाइपोथेसिस प्रोवाइड क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल टू द रिसर्चर. अब रिसर्चर के लिए हाइपोथेसिस काफ़ी ज़रूरी है ताकि उसे क्लियर और स्पेसिफिक गोल मिल सके. इस गोल से क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो उसी बेसिस पे अपना सैम्पल सेलेक्ट करेगा और रिसर्च प्रोसीजर करेगा जिस हिसाब से उसने गोल सेट किए होंगे. हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन थ्योरीज एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल रिसर्च. तो हाइपोथेसिस क्या करता है आपका थ्योरीज और एक्चुअल जो प्रैक्टिकल रिसर्च है उसके बीच का एक लिंक फॉर्म करता है. इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी. तो ये थ्योरी और रियलिटी के बीच का एक ब्रिज है दैट इंटरकनेक्ट्स ईच ऑफ देम. हाइपोथेसिस सजेस्ट द मेथोडोलॉजी टू बी चोजन टू कंडक्ट द स्टडी. अब हाइपोथेसिस अगर फॉर्म होगी तो उस हिसाब से ही आपको कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी. इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एंटिसिपेटेड रिजल्ट. इट गाइड्स द रिसर्चर टुवर्ड द डायरेक्शन इन विच द रिसर्च शुड बी प्रोसीड. सो एक तरीके की आपकी स्टेटमेंट है जिसमें आपके एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स होते हैं. तो इससे रिसर्चर को ये पता लगता है कि उसे किस फील्ड की तरफ या किस डायरेक्शन में अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है. It stimulates the thinking process of the researcher
एंड द रिसर्चर फॉर्म्स अ हाइपोथेसिस बाय एंटिसिपेटिंग द आउटकम। सो इससे क्या होगा, जो हाइपोथेसिस होती है उससे जो आपका रिसर्चर है उसकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी स्टिमुलेट होती है, तो उस हिसाब से वो एक प्रिडिक्टिंग आउटकम फॉर्म करता है। इट प्रोवाइड डायरेक्शन अबाउट द मेथोडोलॉजी टू बी चोजन एंड टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस, और इसी से कि रिसर्चर को कौन से मैथडोलॉजी यूज़ करनी है और अपने डेटा एनालिसिस के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, वो भी उसको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से ही पता चलता है। हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्चर अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। सो हाइपोथेसिस का ये भी एक वर्क होता है कि वो रिसर्चर को ये हेल्प करता है कि जो उसका रिसर्च का जो रिजल्ट है वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। इट सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी, और ये एक तरीके का आपका फ्रेमवर्क है कि जो रिसर्च स्टडी आप कर रहे हैं तो एक तरीके से आप कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, तो दैट कंक्लूजन आप हाइपोथेसिस की हेल्प से फाइंड करते हैं। विदाउट अ हाइपोथेसिस अ रिसर्च वुड बी एमलेस वॉन्डरिंग, यानी कि बिना किसी हाइपोथेसिस के जो आप रिसर्च करेंगे वो आपकी एमलेस वॉन्डरिंग होगी, यानी कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपका एम क्या है और आप बिना गोल के कुछ भी करेंगे। So characteristics of the hypothesis, a good hypothesis must be written in a declarative form using present tense. So एक आपको अच्छी hypothesis लिखने के लिए must होता है कि आप declarative sentence लिखें और present tense का use करें। It must contain variables, population under study and should be relevant to the research problem and objective. और most important उसमें variables का नोट डाउन होना चाहिए, variables लिखे हुए होने चाहिए, population जो आप स्टडी करेंगे वो मेंशन्ड होने चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए आपके रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर और आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही होना चाहिए। अ गुड हाइपोथेसिस, तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, लाइक फर्स्ट इज़ योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सेकंड इज़ एम्पेरिकल रेफरेंस, थर्ड इज़ योर ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ इज़ योर स्पेसिफिसिटी, फिफ्थ वन रेलेवेंस, सिक्स टेस्टेबिलिटी, 7 consistency, 8 simplicity, 9 availability of technique, 10 purposiveness, 11 verifiability, 12 profundity of effects, and 13 is your economical. So we will discuss them in brief. So first is your conceptual clarity. A good hypothesis consists of clearly defined and understandable topics. So एक जो good research होती है उसमें आपके clearly defined और अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है, और वो काफ़ी क्लियर टर्म्स में स्टेटेड होने चाहिए, उनके मीनिंग्स, उनके इम्प्लीकेशंस, जिसको कि जो पर्सन उसे जब रीड आउट करेगा बाद में या खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहेगा तो उसे वहाँ पे डाउट क्रिएट ना हो कि ये क्या था। देन एम्पेरिकल रेफरेंस, अ रिसर्च मस्ट हैव एन अल्टीमेट एम्पेरिकल रेफरेंट, नो यूजेबल हाइपोथेसिस कैन embody moral judgment. A good hypothesis must have empirical basis from the area of the inquiry. So जो आपका एम्पेरिकल रेफरेंस होता है, यानी कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो उसका कोई एक ओरिजिनल रिसर्च भी होनी चाहिए, आप वहाँ से उसके रेफरेंस में वो रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई भी हाइपोथेसिस में जो है आप मॉरल जजमेंट्स नहीं डाल सकते। गुड हाइपोथेसिस वही होती है जहाँ से मीन्स कि वो जो एरिया ऑफ इंक्वायरी है वो पहले भी हो चुका हो, वो इंक्वायरी पहले भी की जा चुकी हो, आप उसके रेफरेंस में सेकेंड इंक्वायरी कर रहे हैं। देन ऑब्जेक्टिविटी, हाइपोथेसिस जो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी किस टॉपिक पे, लाइक आप डेटा कलेक्शन कर सके, आप उसे रिसर्चर वैल्यू जजमेंट के तौर पर भी रख सकें। देन स्पेसिफिसिटी, ए गुड रिसर्च हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक, not general, and should explain the expected relation between the variables. For example, exercise and stress. एक गुड रिसर्च हाइपोथेसिस जो होनी चाहिए वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए कि ओवरऑल पॉपुलेशन टाइप, ऐसे नहीं, जनरल नहीं देना, आपको स्पेसिफिक चीज़ देनी है, जैसे कि दो वेरिएबल के बीच में वो एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप बताए, लाइक एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, तो इसके बीच में आप स्पेसिफिक ये बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज रिड्यूसेस द स्ट्रेस, like that. Relevant, hypothesis should be relevant to the problem and objectives under inquiry. तो जो टॉपिक पे इंक्वायरी हो रही है तो आपका हाइपोथेसिस जो है वो भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए, कहीं और से न्यू स्टेटमेंट नहीं फॉर्म होनी चाहिए। इन एडिशन हाइपोथेसिस मस्ट हैव रेलेवेंस विद द थ्योरी अंडर द टेस्ट इन रिसर्च प्रोसेस, और इन एडिशन हाइपोथेसिस आपकी जो भी आपका रिसर्च प्रोसेस के उसके अंडर जो आप थ्योरी यूज़ कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड होना चाहिए।
देन टेस्टेबिलिटी, हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल, शुड नॉट बी मॉरल जजमेंट, यानी कि हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, मॉरल जजमेंट नहीं कि आप अपने गेस से कुछ अपने लॉजिक से बना के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। इट शुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेरिएबल, यानी कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेरिएबल जो है आपका मेजरेबल होना चाहिए। इट मस्ट बी वेरीफाइबल, और वेरीफाई करने लायक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ हाइपोथेसिस सच अ बैड पेरेंट प्रोड्यूस बैड चिल्ड्रन कैन नॉट बी टेस्टेड। अब एक हाइपोथेसिस है कि बैड पेरेंट्स प्रोड्यूस बैड चिल्ड्रन, इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। A testable hypothesis clearly state the manipulatable independent variable and measurable dependent variable in a specific population, which provide a clear idea about an interventional protocol and whether it will be implemented precisely and consistently as a treatment in the study. So जो आपकी testable hypothesis होती है उसमें आपके मैनिपुलेटेबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए और आपके मेजरेबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए जो आपके स्पेसिफिक पॉपुलेशन में होते हैं, जो आपको आपने अपने रिसर्च के लिए लिए हैं, ताकि जो भी आपको प्रोटोकॉल उसमें यूज़ करना है आपको उसका भी एक क्लियर आइडिया हो जाए, ठीक है, कि आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है अपनी स्टडी में। A good hypothesis states the causal link between independent and dependent variable, which is later evaluated by using inferential statistical test. और जो एक अच्छी हाइपोथेसिस होती है उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का एक आपका लिंक होता है, कनेक्शन होता है, जिसको कि आप बाद में इवैल्यूएट कर सके अपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट से। Then consistency. A hypothesis should be consistent with an existing body of theories, research findings and other hypotheses. It should correspond with existing knowledge. तो consistency यानी कि वो consistent यानी कि आपकी जो पहले की theories रही हैं या findings रही है या कोई भी hypothesis रही है वो उसी के continuity में रहे, ताकि जो knowledge वहाँ पे है आप उससे ही correspond करके अपनी new knowledge form करें। Simplicity. Hypothesis should be simple and अंडरस्टैंडेबल। तो आपको हाइपोथेसिस जो भी आप फॉर्मुलेट करेंगे आपको वो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल टर्म्स में यूज़ लिखनी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस वोकैबुलरी आपको इतनी यूज़ नहीं करनी है। इट शुड रिक्वायर फ्यूअर कंडीशन एंड एजम्पशन, और उसमें काफ़ी कम कंडीशंस और काफ़ी कम एजम्पशंस होने चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक. द रिसर्चर मस्ट इंश्योर दैट साइंटिफिक मेथड्स आर अवेलेबल फॉर टेस्टिंग आर देयर प्रपोज थीसिस, यानी जो रिसर्चर है उसको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वो अपनी थीसिस बना रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, क्या वो मेथड्स रेलेवेंट हैं। देन पर्पसिवनेस. द रिसर्चर मस्ट फॉर्मुलेट ओनली पर्पसफुल हाइपोथेसिस. पर्पसिवनेस refers to the relevance of hypothesis to the research problem and its objective. यानी जो रिसर्चर है उसको सिर्फ पर्पसफुल हाइपोथेसिस बनाने चाहिए, यानी कि जिनका कोई पर्पस हो। पर्पसिवनेस का मीन्स ये कि जो आपकी हाइपोथेसिस फॉर्म हो रही है वो आपके रिसर्च प्रॉब्लम के रेलेवेंस में हो, उसके अकॉर्डिंग हो और उसके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो। देन वेरीफाइबिलिटी. अ गुड हाइपोथेसिस यानी कि आप उन्हें प्रैक्टिकल टर्म्स में वेरीफाई कर सके, ऐसी होनी चाहिए। Then comes your economical. The expenditure of resources can be controlled if the hypothesis underlying the research that which is undertaken is good. यानी कि economical ये कि आपकी जो रिसर्च है आप उसमें एक्सपेंडिचर जो आपके रिसोर्सेज का हो रहा है वो आप कंट्रोल कर सकें, ठीक है, और ईजीली आप वो एक्सपेंडिचर जो है आपका वो भी आप कोप अप कर सकें, यानी कि आपका जितना फाइनेंशियल लेवल है आप उस हिसाब से ही अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्म करें। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस आप कहाँ से दे सकते हैं? हाइपोथेसिस आर जनरेटेड फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज सच एज थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. अब हाइपोथेसिस आप काफ़ी फॉर्म्स या सोर्सेज से फॉर्म कर सकते हैं, लाइक थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. सो आप डायग्राम में देखिए यहाँ पे थ्योरी से हाइपोथेसिस फॉर्म हुआ, यूजेस द थ्योरी टू फॉर्म द हाइपोथेसिस. तो आपने थ्योरी यूज़ की, देन हाइपोथेसिस से आपने रिसर्च किया, ठीक है, रिसर्च के बाद आपने ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद फिर से आप थ्योरी की तरफ चले गए. देन रिसोर्स हाइपोथेसिस, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, प्रीवियस रिसर्च, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एकेडमिक लिटरेचर. सो विल डिस्कस दैम इन ब्रीफ. सो फर्स्ट इज योर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस. सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हाइपोथेसिस के.
थ्रू द डिडक्टिव अप्रोच दीज हाइपोथेसिस आर ड्रॉन फॉर टेस्टिंग दैम। ठीक है, तो डिडक्टिव अप्रोच यानी कि आप ज़्यादा में से कम निकालें, यानी ब्रॉड में से स्पेसिफिक जाएं। तो ये जो डिडक्टिव अप्रोच होती है उसी की वजह से आपके हाइपोथेसिस बनते हैं कि आपको क्या टेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल पावलोव्स थ्योरी, अ हाइपोथेसिस कैन बी ड्रॉन अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो आप टेस्ट कर सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को। देन डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होते हैं आपकी, आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिए, ये आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, देन आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए एंड देन आपने एनालिटिकल मॉडल एनालाइज किया एंड देन फिर आपने हाइपोथेसिस फॉर्म की। सो प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च में बी यूज फॉर फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस फॉर न्यू स्टडी दैट हैव एन एरिया ऑफ रेलेवेंस। सो जो आपकी प्रीवियस फाइंडिंग्स हैं, आपकी प्रीवियस रिसर्च है, आप उसको न्यू हाइपोथेसिस फॉर्म करने में अपना हेल्प ले सकते हैं उससे, ताकि आप जो न्यू स्टडी बनाएं वो आपकी उसी एरिया से थोड़ा रेलेवेंट हो। देन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि जो रिसर्चर है उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हाइपोथेसिस फॉर्म करने में हेल्प करता है। न्यूटन हैड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग ऑफ एन एप्पल एंड फॉर्मुलेटेड द हाइपोथेसिस दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द मासेस टूवर्ड्स इट्स सेंटर बिफोर जनरेटिंग अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। यानी तो जब जो न्यूटन थे उनका भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा था कि उनके ऊपर एक एप्पल गिरा था, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस फॉर्म की थी कि जो आपकी अर्थ है वो सारे मासेस यानी जो भी अर्थ में कंपोनेंट्स है वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बिफोर जनरेटिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी उसके बाद ही उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया था। देन एकेडमिक लिटरेचर, एकेडमिक लिटरेचर इज बेस्ड ऑन फॉर्मल थ्योरीज, यानी जो आपका एकेडमिक लिटरेचर है वो आपको फॉर्मल थ्योरीज, एम्पेरिकल एविडेंसेस, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सेप्शलाइजेशन ऑफ एकेडमिशियंस उस पर बेस्ड होता है। ये जो लिटरेचर हैं ये आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोर्सेज होते हैं जब आपको हाइपोथेसिस फॉर्म करनी होती है अपनी रिसर्च स्टडीज़ की। देन टाइप्स, तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं आपके, फर्स्ट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, second is your associative or casual, third is directional or non-directional, and the fourth one is null or research hypothesis. So we will discuss them in brief. Like first is your simple hypothesis. It is a statement which reflect the relationship between two variables. Simple hypothesis यानी कि एक simple statement जो आपके दो variables के बीच का एक relationship show करेगी, like low levels of hemoglobin and risk of infection, यानी कि low level of हीमोग्लोबिन होगा तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का क्या रिलेशनशिप होगा, ये सिंपल स्टेटमेंट आपकी। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, यानी कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होगा कि वो स्टेटमेंट होगी वो आपकी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताएगी। फॉर एग्जाम्पल सेटिस्फैक्शन अमंग पेशेंट्स हु आर ओल्डर एंड ड्वेलिंग इन रूरल एरियाज एंड दोज हु आर यंगर एंड लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो आपके यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, ओल्डर जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं एंड जो यंगर्स जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं उनकी सेटिस्फैक्शन। देन एसोसिएटिव और कैजुअल हाइपोथेसिस, सो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस रिफ्लेक्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल दैट अकर्स और एग्जिस्टिंग इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन। दिस हाइपोथेसिस इज यूज्ड इन कोरिलेशनल रिसर्च स्टडीज। सो एसोसिएटिव में क्या होता है कि आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो आपके नेचुरल सेटिंग्स में हैं, हो रहे हैं और आप उनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या रिलेशनशिप है, दैट शोज अ एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। और ये हम तब करते हैं जब हम कोरिलेशनल स्टडी करते हैं। कैजुअल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल सेटिंग वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो बेसिकली जो कैजुअल हाइपोथेसिस होता है वो आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, जो कि आपके एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में होते हैं, यानी आर्टिफिशियल मैनमेड सेटिंग्स में होती है, जहाँ पर आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसका इफेक्ट अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्टडी करते हैं। देन डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, सो डायरेक्शनल स्पेसिफाई नॉट ओनली द एक्सिस्टेंस बट ऑल्सो द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है वो सिर्फ एग्जिस्टेंस ही नहीं डिफाइन करता है, वो ये भी डिफाइन करता है कि जो उन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है वो किस डायरेक्शन में होगा। एग्जाम्पल, देयर इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस बिटवीन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग टीचर्स। तो यानी कि जो टीचर्स है उनमें टीचिंग एक्सपीरियंस और जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है होता है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप
but doesn't specify the anticipated direction and nature of relationship such as positive और negative। जो नॉन डायरेक्शनल होता है वो भी रिलेशनशिप तो रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है, बट वो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि वो पॉजिटिवली आएगा या नेगेटिवली आएगा, वो शो नहीं करता है। इंडिकेट द एग्जिस्टेंस भी आपका इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ टीचिंग एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर जो इससे पहला था डायरेक्शनल, वहाँ पे आपको एक डायरेक्शन थी कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा, बट जो नॉन डायरेक्शनल होता है वो आपको कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, आपको गेस नहीं हो पाता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देन नल और रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस and used for statistical testing and interpretation of statistical outcomes। इसको statistical hypothesis भी बोला जाता है और आप statistical testing और interpretation के लिए ही इसे यूज़ करते हैं। It state the existence of no relationship between independent and dependent variable। और जो आपका null hypothesis होता है वो independent और dependent variable के बीच में कोई भी relationship show नहीं करता है। For example, there is no relationship between smoking and incidence of lung cancer। like कि कोई भी relationship नहीं है smoking और incidence of lung cancer के बीच में। Then research hypothesis, it state the existence of relationship between two or more variables। सो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है कि आपके दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप शो करेगा। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर रिसर्च हाइपोथेसिस। नाउ वी आर गोना डिस्कस रिसर्च assumption। So introduction, an assumption is a realistic expectation which is something that we believe to be true, however no adequate evidence exists to support this belief। So assumption क्या होती है, आपकी एक expectation होती है जो आप समझे कि शायद सच हो, बट कभी भी जो आपकी assumption होता है उसका कोई प्रॉपर एडिक्वेट एविडेंस नहीं होता है कि जो आप मानते हैं वो सच है। इन अदर वर्ड्स, assumption इज एन एक्ट ऑफ फेथ विच डजंट हैव एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो आपका assumption है वो एक तरीके का आपका बिलीफ होता है जिसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होता है तो उसको सपोर्ट कर सके। जो assumption प्रोवाइड बेसिस टू हेल्प थ्योरीज एंड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो जो आपका assumption होता है वो आपका एक बेसिक होता है, यानी कि जिसकी वजह से आप डेवलप कर सकते हैं थ्योरीज़ को, अपने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को, और उसके ही बाद आप अपने रिसर्च प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक न्यूटन पे जब एप्पल फॉल हुआ था तो इट वाज हिज अजम्पशन कि अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है जिससे वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका कोई उस टाइम एविडेंस नहीं था, बट इसके बेसिस पे उन्होंने रिसर्च की और एक थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। Then definition, assumptions are statements that are taken for granted or are considered true even though they have not been scientifically tested। Assumptions are principle those are accepted as being true based on logic or reason but without proof or verification। So assumptions आपके statement होते हैं जिनको कि आप taken for granted लेते हो या आप सच मान लेते हो even though उसका कोई scientific आपके पास evidence नहीं होता है। एग्जाम्पशंस वो प्रिंसिपल होता है जिनको कि आप अपने लॉजिक या रीज़न के बेसिस पे एक्सेप्ट कर लेते हो बट उसका कोई प्रूफ या वेरिफिकेशन नहीं होता है। देन डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पशन एंड हाइपोथेसिस। अब एग्जाम्पशन और हाइपोथेसिस के बीच में डिफरेंस क्या है? सो एग्जाम्पशंस जो है वो बेसिकली बिलीव्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जिसको आप मानते हैं कि वो सच है, वेरस जो हाइपोथेसिस होती है वो आपके प्रिडिक्शन होती है, आप उसमें सोचते हैं कि ऐसा होगा बट एग्जाम्पशन में आप मानते हैं। Then second, often with little or no evidence and are statistically tested in research। जो assumptions होती हैं उसका कोई भी evidence नहीं होता है और ना ही वो statistically tested होती हैं, but hypothesis जो होती हैं उनको आप statistically test कर सकते हो और accept या reject कर सकते हो। Then assumptions, beliefs about variables, यानी जो variables हैं उनको लेकर के जो बिलीव्स होते हैं दैट आर योर अजम्पशन। बट हाइपोथेसिस में क्या है कि आप दो या दो से ज़्यादा रिलेशन जो आपकी वेरिएबल है उनके रिलेशनशिप के बीच में एक प्रिडिक्शन करते हैं। देन अजम्पशन बेस्ड ऑन बिलीव्स, द रिसर्चर अटेम्प्ट टू डिस्कवर द कोरिलेशन। तो अजम्पशन में बिलीव्स के बेसिस पे जो होता है आपका रिसर्चर वो न्यू कोरिलेशन डिस्कवर करता है, बट हाइपोथेसिस में जो प्रिडिक्ट अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड स्टैटिस्टिकली टेस्ट टू कंक्लूड द स्टडी। और जो हाइपोथेसिस होता है उसमें आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करते हैं और उस हिसाब से अपनी स्टडी को कंडक्ट करते हैं। देन यूजेस ऑफ एजम्पशन इन रिसर्च के, एजम्पशन का क्या यूज़ है रिसर्च में?
Research is built upon assumptions. Since a foundation is needed to move forward, one must assume something to discover something. So research आपका क्या है, रिसर्च में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एजम्पशन, क्योंकि एजम्पशन ही फाउंडेशन होता है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं. अगर आप कुछ एज्यूम करेंगे, कुछ सोचेंगे, तभी आप कुछ नया डिस्कवर कर पाएंगे. एजम्पशन इज लिस्टेड इन रिसर्च पेपर मे बी गुड सोर्स ऑफ द रिसर्च टॉपिक. तो जो आप रिसर्च पेपर पे एजम्पशंस लिखते हैं तो वो आपके रिसर्च टॉपिक्स भी बनते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स बनते हैं. एजम्पशन प्रोवाइड बेसिक्स टू कंडक्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी. एजम्पशन से आपको फाउंडेशन मिलती है कि आपको रिसर्च स्टडी कैसे करनी है. टेस्टेड एजम्पशंस थ्रू रिसर्च स्टडीज एक्सपेंड द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज. जो आपकी टेस्टेड एजम्पशंस होती है, जो एजम्पशन होती है, उनको टेस्ट किया गया होता है. अगर आप रिसर्च स्टडी के थ्रू वो फाइंड आउट करें तो आपकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज, आपकी प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज स्पेसिफिकली, वो काफ़ी एक्सपैंड हो जाएगी. देन टाइप्स ऑफ एजम्पशन, तो आपके टाइप्स हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल एजम्पशन, एजम्पशन बेस्ड ऑन थ्योरीज, assumption needed to conduct a research, warranted assumptions and unwarranted assumptions. So we will discuss them in brief. First is your universal assumption. Universal assumptions are believed that are assumed to be true by a large part of society, but testing such assumptions is not always possible. For example, there is a supernatural power which governs the universe. So universal assumption यानी कि universal assumptions वो beliefs होते हैं जो आपकी सोसाइटी का लार्ज पोर्शन मानता है और आप उसको उस अजम्पशन को टेस्ट कभी नहीं कर सकते, दैट इज़ इम्पॉसिबल. जैसे कि देयर इज़ एन सुपर नेचुरल पावर इन द यूनिवर्स, कि एक सुपर नेचुरल पावर है जो यूनिवर्स को गवर्न करती है या कंट्रोल करती है, तो आप ये सब मानते हैं बट आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते. देन अजम्पशन बेस्ड ऑन थ्योरीज, कि कुछ अजम्पशंस आप थ्योरीज से भी ला सकते हैं. अगर एक रिसर्च स्टडी आप थ्योरी के बेसिस पे कर रहे हैं तो जो अजम्पशंस आते हैं वो पार्टिकुलर थ्योरी से ही आएंगे और वही अजम्पशन आपके स्टडी के लिए आगे फर्दर आपका बेस फॉर्म करेंगे. फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑन रॉयज एडेप्टेशन मॉडल विल यूज अजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल मॉडल. अगर आप रॉयज एडेप्टेशन मॉडल के ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो उसी में से आपको ये अजम्पशन फॉर्म करेंगे एंड देन आपका एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल वही मॉडल आप यूज़ करेंगे, उसी में से आप एग्जाम करेंगे और देन अपने रिसर्च फॉर्म करेंगे. Assumption needed to conduct a research. Some of the common sense assumptions may be developed to conduct a particular study. यानी कि कुछ कॉमन सेंस assumptions भी होते हैं जिनको डेवलप करा जाता है कि आप स्टडी करें. फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेलेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज़ मोर कॉमन अमंग अर्बन एज कम्पेयर टू रूरल पीपल. तो ये आपके कॉमन सेंस वाली बात है कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो आपका अर्बन एरियाज़ के पीपल जो है उनमें ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू रूरल पीपल. Then warranted assumption. Warranted assumptions, these are stated along with evidence to support. Warranted यानी कि इनके साथ आपका evidence होता है. For example, regular prayers bring success because they boost moral. कि रेगुलर प्रेइंग से क्या होगा कि सक्सेस आती है, कैसे? क्योंकि उससे आपका मॉरल बूस्ट होता है, तो इसके आपके पास एविडेंस होंगे. अनवारंटेड assumptions, ये स्टेटमेंट होती है इनका कोई एविडेंस नहीं होता है. लाइक ऑलमाइटी एग्जिस्ट एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स, वी ऑल नो दैट बट वी डोंट हैव एनी सपोर्टिव evidence for that. So here are some example assumptions. Williams reviewed published nursing studies and other healthcare literature where following common assumptions were found. So Williams ने जब नर्सिंग स्टडीज़ को रिव्यू किया था, जो उसमें पब्लिश्ड आपके लिटरेचर थे या हेल्थ केयर में लिटरेचर थे, तो उन्होंने कुछ कॉमन एजम्पशंस फाइंड किए थे विच फॉर पीपल आर अवेयर ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट मोस्ट अफेक्ट देयर लाइफ चॉइसेस. यानी जो लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ चॉइसेस ज़्यादा अफेक्ट होती है. पीपल इन अंडरसर्व्ड एरियाज़ फील अनडिजर्व. जो पीपल अंडरसर्व्ड एरियाज़ में रहते हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, वो अनडिजर्व फील करते हैं. पीपल वांट टू एज्यूम कंट्रोल ऑफ देयर ओन हेल्थ प्रॉब्लम्स. जो लोग हैं वो ये एज्यूम करते हैं कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कंट्रोल उनके खुद पे हो. स्ट्रेस शुड बी अवॉइडेड and health is a priority for most of the people. Most measurable attitudes are held strongly enough to direct behavior. जो आपके मोस्टली मेजरेबल एटीट्यूड्स हैं वो आप क्या होते हैं कि लोग साथ में इसे स्ट्रांगली बिल्डअप करते हैं ताकि एक बिहेवियर डायरेक्ट कर सकें. हेल्थ प्रोफेशनल व्यू हेल्थ केयर इन अ डिफरेंट मैनर देन ले पर्सन. यानी जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो हेल्थ केयर को एक अलग नज़रिए से देखते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं देखता.
ह्यूमन बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स शो लेस वेरिएशन देन कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, यानी कि जो ह्यूमन के बायोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है अगर आप कल्चरल और सोशल फैक्टर से कंपेयर करें तो। द नर्सिंग प्रोसेस इज़ द बेस्ट वे टू कंसेप्चुलाइज नर्सिंग प्रैक्टिस, और जो नर्सिंग प्रोसेस है वो बेस्ट वे है कि आप नर्सिंग प्रैक्टिस को कंसेप्चुलाइज कर सकें। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस रिलेट टू द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन, और स्टैटिस्टिकली जो कुछ सिग्निफिकेंट आपके डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से जो आपके वेरिएबल्स हैं जिसको आप अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। सो एग्जाम्पल इज देयर इफेक्टिवनेस ऑफ प्लांट टीचिंग ऑन द नॉलेज ऑफ स्टाफ नर्स वर्किंग इन साइकेट्रिक यूनिट रिगार्डिंग फिजिकल रिस्ट्रेंट्स ऑफ द साइकेट्रिक पेशेंट इन सिलेक्टेड हॉस्पिटल ऑफ विदर्भा रीजन, यानी कि इसमें आपने क्या करा, आपकी एग्जाम्पशन है आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ प्लांट टीचिंग ऑन द नॉलेज, यानी कि जो प्लांट टीचिंग है उसका क्या इफेक्ट है, जो आपकी नॉलेज है स्टाफ नर्स, जो आपकी स्टाफ नर्स है वो वर्क कर रही है अगर आपके साइकेट्रिक यूनिट में, अगर वो किसी साइकेट्रिक पेशेंट के साथ वर्क कर रही है जिसको फिजिकल आप रिस्ट्रेंट्स यूज़ कर रहे हैं, और इसके लिए आपने एक हॉस्पिटल सेलेक्ट किया विदर्भा रीजन में। तो स्टडी के अगर ये आपका एक हाइपोथेसिस फॉर्म हुआ तो आप इसमें एग्जाम्पशंस क्या लगाएंगे। एवरी नर्सिंग स्टूडेंट टॉट अबाउट फिजिकल रिस्ट्रेंट ड्यूरिंग बेसिक नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि हर नर्सिंग स्टूडेंट को फिजिकल रिस्ट्रेंट के बारे में बताया गया होगा जब बेसिक उनका नर्सिंग प्रोग्राम होगा। सेकेंड, अवेयरनेस ऑफ अल्टरनेटिव टू द यूज़ ऑफ फिजिकल रिस्ट्रेंट इज़ इनएडिक्वेट अमंग नर्सिंग स्टाफ, और कि जो नर्सिंग स्टाफ है उनके अंदर अल्टरनेटिव जो है अगर आप रिस्ट्रेंट के अलावा भी कोई और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो नॉलेज काफ़ी कम है। फिजिकल रिस्ट्रेंट इज़ नॉट द ओनली ट्रीटमेंट फॉर बिहेवियरल एमरजेंसीज, जो बिहेवियरल एमरजेंसीज होती है पेशेंट कभी भी कोई कैसा भी बिहेवियर एक्वायर कर सकता है, तो उसके लिए फिजिकल रिस्ट्रेंट ही सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है। अनट्रेन नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरीज ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो अनट्रेन नर्सेज होती हैं वो आपकी इंजरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पेशेंट की। देन limitations are restrictions of the study due to theoretical or methodological reasons which may decrease the credibility and generalizability of the research finding। जो limitations होती हैं वो आपकी restrictions होती हैं कुछ theoretical या methodological reasons की वजह से, जिससे क्या है जो आपकी रिसर्च फाइंडिंग है उसकी जो जनरलाइजेशन है वो कम हो जाता है। यूजुअली दो टाइप के लिमिटेशंस होते हैं जिनकी वजह से जनरलाइजेशन कम हो जाता है, दैट आर योर theoretical limitation and methodological limitation। So first is your theoretical limitation. They restrict the ability of research finding to generalize due to the use of specific theoretical concept in study or limiting the study variable through operational definition। जो theoretical होता है तो उसमें जो research findings होती है वो कुछ restrict हो जाती हैं ताकि वो generalize ना हो, क्योंकि उससे पहले भी कुछ theoretical concept आ चुके होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसी के रेलेवेंस में स्टडी करनी होती है, और या फिर जो आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस दी हुई होती हैं तो उनकी वजह से उनकी स्टडी थोड़ी लिमिट हो जाती है। देन सेकंड, methodological limitation usually result from some of the methodological factors such as unrepresentative sample, weak design, getting setting, single setting, limited control over extraneous variable, poor data collection procedure and ineffective use of statistical analysis etc। methodological limitations वो limitations होती है जो आपकी मैथडोलॉजिकल फैक्टर आपके हैं उनके लिमिटेशंस हो जाए, लाइक कि आपको अनरिप्रेजेंटेटिव सैम्पल हो गया, आपका वीक डिज़ाइन है, सिंगल सेटिंग है आपके पास, और आपके वेरिएबल पे आपका लिमिटेड कंट्रोल है, आपका डेटा कलेक्शन काफ़ी पुअर है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं तब। देयरफॉर रिसर्चर यूजुअली मेंशन लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, तो इसी वजह से रिसर्चर अपनी लिमिटेशंस ऑलरेडी मेंशन करते हैं सो दैट रीडर्स कैन हैव आइडिया अबाउट क्रेडिटेबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, ताकि जो आपकी रीडर्स हैं जब उसे पढ़े तो उस हिसाब से वो जनरलाइजेशन अपनी समझे कि स्टडी फाइंडिंग्स की क्या रही हैं। So that was all about your research assumption and hypothesis. Hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel, and keep supporting and stay tuned for more videos.